शुरू करें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हड़प्पन कल्चर कहते हैं उसके बारे में वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप YouTube पर जाएं और AJ स्पेस दें ISIAS और उसके बाद फिर स्पेस दें एकेडमी लिखें और उसको सब्सक्राइब करें। आपको मेरे द्वारा और हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा साइंस, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो, लगभग 75 वीडियो मिल जाएंगे। हम लोग प्रत्येक दिन 3-4 वीडियो विभिन्न टॉपिकों पर हम अपलोड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। खास करके UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप अपना सजेशन ज़रूर भेजें हमें ताकि हम उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है और इसी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो दाहिने हाथ में है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिला था 1922 में। और जो हड़प्पा जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है वो रावी नदी के किनारे बाईं साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द रावी रिवर, जो कि इंडस रिवर का सब्सिडरी रिवर है। तो इसको एक्सकेवेट किया गया था 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पन साइट को दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में एक्सकेवेट किया गया था, खुदाई कराई गई थी, पता लगाया गया था। और 1922 में मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया गया था RD बनर्जी के द्वारा। चानूदारो ये भी अब पाकिस्तान में पड़ता है और ये इंडस रिवर के लेफ्ट साइड में है। और इसका खोज 1931 में N गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। कालीबंगा यह अपने राजस्थान में ये क्षेत्र पड़ता है। इसकी खुदाई 1953 में हुई थी ए घोष के द्वारा। लोथल ये गुजरात का इलाका है और नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। पुराने ज़माने में बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। 1953 में इसकी खोज की गई थी SR राव के द्वारा। और सुख्ता जंडौर ये बलूचिस्तान का हिस्सा है, दक्षिणी बलूचिस्तान का, अरबियन सागर के तट पर है। 1923 में RL स्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इस क्षेत्र की खुदाई की गई थी। धोलावीरा अपने देश के गुजरात प्रांत में पड़ता है, कच्छ में, कच्छ इलाके में। इसकी खोज 1985 से 90 के बीच में RL बिस्ट के द्वारा की गई थी। और कोतदीजी ये पाकिस्तान में पड़ता है और 1953 में इसकी खोज फजल अहमद के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन मार्शल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ डायरेक्टर थे, उनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की गई थी। और उससे पता लगा कि हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता से शुरू नहीं होती है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, वैदिक पीरियड के बारे में, उसके सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में हम 4 वीडियो बना चुके हैं। और इसके अतिरिक्त वैदिक लिटरेचर के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाए हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन देते हैं UPSC के और MPPSC के या स्टेट सिविल सर्विसेज के, उनको अधिक से अधिक फायदा हो और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को
हल कर सकें। तो हमने 5 वीडियो बनाए थे उस पर, और जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के बारे में पता नहीं लगा, तब तक ये हमें यह ज्ञात था कि हिंदुस्तान की सभ्यता वैदिक पीरियड से शुरू होती है, मतलब 1500 BC से, ईसा पूर्व से शुरू होती है। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई 1921 में और 1922 में, तब हमें पता चला कि हमारी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, और ईसा से 5000 वर्ष पुरानी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नियोलिथिक साइट जो है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, ये भी पाकिस्तान में एरिया पड़ता है, तो इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ में लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर या कृषि करने की तकनीक, ये सब उन्हें ज्ञात हो गया था। और ये नियोलिथिक साइट हिंदुस्तान का सबसे पुराना साइट है, सबसे डेवलप साइट है। तो इसी से ये प्री हड़प्पन साइट भी हम कह सकते हैं इसको। तो इसी इलाके में हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली कल्चर डेवलप हुआ, हड़प्पा के आसपास। तो दोस्तों, जो R.D. बनर्जी और दयाराम साहनी, जो उनके असिस्टेंट थे, उन दोनों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई एक्सकैवेट किया और दुनिया को यह बताया कि हमारी सभ्यता वैदिक पीरियड से शुरू नहीं होती है, मतलब 1500 BC से नहीं शुरू होती है, बल्कि हमारी सभ्यता उससे 2000 वर्ष पहले से शुरू होती है। जिसे हम बाद में बताएंगे कि जब हम हड़प्पा या हड़प्पन कल्चर कहते हैं तो उसके 3 पार्ट हैं, प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा लेटर हड़प्पन फेज। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी दोस्तों, हड़प्पा में खुदाई में हमें क्या मिला इंपॉर्टेंट चीज़, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो फीचर है वो है टाउन प्लानिंग। एंड अर्बनाइजेशन। हालांकि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी अर्बनाइजेशन हुआ था, बिना अर्बनाइजेशन के सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। लेकिन जो हड़प्पन कल्चर में जो अर्बनाइजेशन या टाउन प्लानिंग हम देखते हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक कैसे है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। खुदाई से ये पता लगा कि जो टाउन प्लानिंग हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में या अन्य इंपॉर्टेंट साइट्स में मिले हैं, उसे हमें ज्ञात होता है कि टाउन का बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया था। जैसे हर एक रोड नॉर्थ से साउथ, जो मेन रोड था वो नॉर्थ से, मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ, नॉर्थ से साउथ जाता था, चौड़ी रोड। और जो अंदर के रोड थे, माने सेकेंडरी रोड, वो बीच से जाते थे। तो इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर पूरे शहर का रोड बटा हुआ था, और इस रोड के किनारे मकान बने हुए थे। पहले रोड बनाया गया, उसके बाद मकान बनाया गया। मकान में कुएं की व्यवस्था थी। मकान में यह देखा गया कि जो सामने से कोई भी खिड़की नहीं होता था। हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में केवल लोथल को छोड़ करके यह देखा गया कि सामने से कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता था। एंट्री पॉइंट होता था पीछे से या साइड से। इसका मतलब हुआ कि वो लोग प्राइवेसी को ज्यादा महत्व देते होंगे। तो घर में सामने की कोई दरवाजा नहीं होता था और खिड़की भी नहीं होते। सभी घर में कुएं की व्यवस्था थी, ताकि वहां पर
लोग स्नान कर सकें। और रोड के साइड से ही पानी के निकासी का भी नाला बना हुआ था, जैसे आजकल शहरों में होता है कि ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो हर घर में कुआं था जहाँ पर कि लोग नहाने का या निस्तार का काम करते थे, और उसका जो कनेक्टिंग जो पाइप था जो कि बेक्ड ब्रिक से बना हुआ था, वो मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो निस्तार की व्यवस्था इंडस वैली सिटीज में ज़्यादा बेहतर था आज के ज़माने के, अभी तक के ज़माने के हिसाब से। और बहुत सारे शहरों में इस प्रकार की अभी भी व्यवस्था नहीं है। शहरों में के स्ट्रक्चर के बारे में देखा गया कि हर एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कि वेस्ट साइड में, जैसे कि शहर मान लीजिए कि ये 4 भाग हुआ, तो वेस्ट साइड में यहां पर सिटाडेल बना हुआ था, सिटाडेल में दुर्ग, और बाकी उसके लोअर साइड में शहर का निर्माण हुआ था। सिटाडेल का मतलब हुआ जो दुर्ग बनाया हुआ था वो हाई पेडेस्टल पर था। हालांकि जो शहरों का निर्माण भी जो हुआ था वो हाई प्लेटफॉर्म पर ही हुआ था, ताकि बाढ़ से बचाया जा सके, वाटर लॉग जा सके। तो सिटाडेल बनाने का मतलब ये था कि यहां पर पब्लिक हाउसेस फॉर द पब्लिक फंक्शंस होता था, और जिसके कारण से ये सिटाडेल बनाए गए थे। और इतिहासकारों का यह भी कहना है कि देयर माइट हैव बीन सम सोशल डिफरेंशिएशन, और इसी कारण से सिटाडेल पर जो हाई क्लास के लोग थे वहां उनके घर बने हुए थे, और जो लोअर क्लास के थे या मिडिल क्लास के थे उनका लोअर ऑफ द सिटी बना हुआ था। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हड़प्पा में हमें 6 ग्रेनरीज मिले हैं। अब ये जो बड़े बड़े अनाज के भंडार गृह बोलेंगे, तो वो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलिंग क्लास जो अनाज टैक्स के रूप में लेता था उसको वो जमा करता था वहां पर 6 ग्रेनरी। और इसी तरह से मोहनजोदड़ो में भी हमें ग्रेनरी मिले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था, क्योंकि बिना सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का या म्युनिसिपल गवर्नमेंट का आप इस तरह के टाउन प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, जहां पर कि हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से हो। घर 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज भी होता था, और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी होती। तो दोस्तों हम अभी टाउन प्लानिंग के बारे में बता रहे थे। तो हम जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या अन्य जो इंपॉर्टेंट साइट हैं, कालीबंगा या लोथल या चानुदारो या धोलावीरा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि खास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो टाउन प्लानिंग जो किया गया था वो मिसाल था, बेमिसाल था, और इस तरह की टाउन प्लानिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में नहीं पाया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसका जो पीरियड है वो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फिक्स किया है कार्बन डेटिंग के आधार पर, और जो बेबीलोनिया या मेसोपोटामिया से जो हमारे बहुत सारे के जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उसके कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद में, तो इससे यह ज्ञात हुआ कि जो प्री हड़प्पन फेज है वो 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी का है, और 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक उसको मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं, और 1900 से लेकर 1300 बीसी तक को लेटर हड़प्पन फेज कहते हैं, जब टाउन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों हड़प्पा में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि 6 ग्रेनरीज मिले थे, अनाज भंडार मिले थे, और इसका मतलब यह हुआ कि जो रूलिंग क्लास टैक्स वसूलता था उसको अनाज भंडार गृह में रखता था, ताकि आफत आसमानी के समय में उसका उपयोग किया जा सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं वो है कि वहां पर सिमेट्री एच मिला है।
और सिमेट्री H मतलब ये विदेशी का स्केलेटन मिला है। तो इसका मतलब कुछ इतिहासकारों ने ये लगाया कि हड़प्पन लोग एग्रेशन के शिकार हो गए, दूसरे लोगों के शिकार हो गए। कुछ इतिहासकार ने यह कहा कि आर्यन्स लोगों ने धावा बोला, उन पर अटैक किया, उनको पराजित किया और उनको वो इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया और इसलिए वो ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड की तरफ या साउथवार्ड की तरफ चले गए। इसके बारे में हम फिर अब आगे बात करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में इसका हिंदी में बोलते हैं मॉन्ड ऑफ डेड, अंग्रेजी में मृतकों का टीला। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा मोहनजोदड़ो का, वो होगा मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो में हम क्या स्पेसिफिक फीचर देखते हैं? वहां भी हम देखते हैं कि शहर का जो निर्माण किया गया था वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर उसको क्रॉस करता था। और जिस तरह से हड़प्पा में हम देखते हैं कि हर घर में कुएं की व्यवस्था होती थी, चारों तरफ घर होते थे, बीच में कोर्टयार्ड होते थे जहां पर कि वीविंग का काम या अन्य हाउस होल्ड काम किए जाते थे। तो चारों तरफ से घर होता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था। जैसा कि आज के ज़माने में भी हम देखते हैं गांव में, देहातों में, कि चारों तरफ से घर होता है और बीच में आंगन होता है। कोर्टयार्ड में तो आंगन। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम क्या देखते हैं कि बीच में आंगन होता था, चारों तरफ से घर होते थे। लेकिन एक पॉइंट यह था कि जो घर का जो एग्जिट पॉइंट था वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, वो दूसरी तरफ खुलता था। इसका बेसिक लॉजिक ये हो सकता है कि हड़प्पन या मोहनजोदड़ो के लोग ज्यादा प्राइवेसी चाहते हों। घर, बहुत सारे घर ऐसे भी पाए गए हैं जो जिसमें 30-30 रूम्स होते थे। तो हो सकता है कि ये जो मकान होंगे वो बड़े लोगों के मकान होंगे। मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ। और इतिहासकारों का कहना है कि यह ग्रेट बाथ एबुलिशंस के लिए या राइचुअल्स के लिए या कर्मकांड के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा होगा, क्योंकि इसमें जो सीढ़ी उतरने के लिए है, नहाने की व्यवस्था है, पानी निकलने की व्यवस्था है और उसके बगल में कुएं की व्यवस्था है ताकि ग्रेट बाथ को पानी से भर दिया जाए। और इसके अलावा ऊपरी हिस्सा है या पेडेस्टल है, वहां पर रूम्स भी बनाए गए। तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रूम्स कपड़े बदलने के लिए उपयोग किए जाते होंगे। तो अगर हम देखें तो ग्रेट बाथ, और ये कहां पर है? सिटाडेल पर है। और सिटाडेल बड़े लोगों के लिए रिजर्व था। तो ऐसी स्थिति में आर्कियोलॉजिस्ट का यह कहना है कि यह ग्रेट बाथ का उपयोग धार्मिक कामों के लिए या जो रूलिंग क्लास था उनके नहाने धोने के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो में भी हमें ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं और इससे पता चलता है कि इतिहासकारों का यह मत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आक्रमण का शिकार हो गया। और जैसे कि गॉर्डन चाइल्ड और पीगॉट ने कहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य जो इंपॉर्टेंट साइट थे वहां पर एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ और जिसके कारण से इस सभ्यता नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट साइट है उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो में एक डांसिंग स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल्स भी मिला है और वो ब्रॉन्ज का बना हुआ, और वहां पर वुवन क्लॉथ भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि वहां पर वीविंग का बहुत अच्छा इंडस्ट्री था और लोग बढ़िया ढंग से कपड़ा पहनते थे। और इसके अलावा हम सील पर मदर गॉडेस भी देखते हैं। मदर गॉडेस के भी सील्स मिले हैं। तो
इसके अतिरिक्त कोटजी में भी हम देखते हैं कि 5 फिगुरिन्स, 5 सील्स मिले हैं जो मदर गॉडेसेस के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पन या इंडस वैली के लोग मदर गॉडेस में विश्वास करते थे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वैदिक पीरियड में भी, लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं या ऋग्वैदिक पीरियड में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मदर गॉड के बारे में आपको बताया था। तो हो सकता है कि हड़प्पन कल्चर का ही वो एक्सटेंशन हो और बहुत सारे जो रिलीजियस जो थॉट्स थे हड़प्पन्स के, उसको बाद के आर्यंस लोगों ने उसको अपना लिया हो, लेकिन इट इज जस्ट ए मियर कंजेक्चर और आप एक दूसरे को नहीं मिला सकते। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास जो भी एविडेंसेज हैं वो आर्कोलॉजिकल हैं, क्योंकि हम जो हड़प्पन के जो स्क्रिप्ट हैं उसको हम डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए हैं। हमारे पास में 3700 से ज़्यादा सील्स हैं जो कि स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन आज तक उस स्क्रिप्ट को चूंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि उनका रिलीजियस बिलीफ क्या था। इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। चानूदारो में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, 1931 में इसको खोज किया गया था एन गोपाल मजुमदार के द्वारा। और यहां पर जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर कोई सिटाडेल नहीं मिला है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर बीड मेकिंग शॉप्स हमें मिले हैं और इसके अतिरिक्त हमें ब्रॉन्ज टूल्स ऑफ कार्ट यह भी मिला है। मतलब कार्ट मतलब गाड़ी, बुलॉक कार्ट, तो उसके जो ब्रॉन्ज टूल्स हैं वो भी हमें मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगा में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें फाइंड्स मिला है, जो राजस्थान में पड़ता है, 1953 में एक घोष के द्वारा इसको खुदाई किया गया था। वहाँ पर हमें पता चलता है कि फरो लैंड मतलब खेत की जुताई होती थी और वहाँ पर फायर अल्टर्स मिले। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो हड़प्पन लोग अग्नि की पूजा करते थे, जैसे कि वैदिक लोग करते थे बाद में। तो इस तरह से फायर अल्टर्स मिले हैं और वहां पर ब्लैक बैंगल्स मतलब काले रंग की चूड़ियां भी वहां से प्राप्त हुई हैं और सभी घर में कुएं भी मिले हैं, जिस तरह से हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला था। फॉरोलैंड का मतलब क्या होगा? इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पन्स लोग खेती करते थे और उसमें जो प्लॉशेयर होता था वो वुडन होता या ब्रॉन्ज होगा, क्योंकि हड़प्पन्स को आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह जानकारी हमें ईसापुर 6ठी शताब्दी से मिला और आयरन का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देखें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमें दो चीज जो है वो गायब मिलता है। पहला, यूज ऑफ आयरन, और दूसरा यूज ऑफ हॉर्स। हालांकि सुख्ता जंडोर, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान के हिस्से में पड़ता है, अरबियन सागर के पास में, और यहां से बेबीलोन में वाणिज्य व्यवसाय होता था और वहां पर हमें एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मिलते हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये लेटर फेज का डेवलपमेंट है। जो मैच्योर पीरियड का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो 2600 ईस्वी से लेके जो 1900 ईस्वी बीसी तक, उस पीरियड में हमें यूज ऑफ हॉर्स नहीं मिला है। और इसीलिए कुछ इतिहासकारों का मत है कि आर्यंस ने जब धावा बोला या आक्रमण किया तो उनके साथ में हॉर्स थे। उन्होंने
उस हॉर्स की मोबिलिटी का उपयोग किया और जिसके कारण से वो इंडस वैली पीपुल को हराने में समर्थ हुए। हालांकि इस थ्योरी के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं लोथल। जैसा कि आप जानते हैं कि लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और वो नर्मदा नदी के मुहाने पर पड़ता है। प्राचीन समय से ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है और इसकी खोज एस.आर. राव ने 1953 में किया था। यहाँ पर जो है ना हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फाइंड है वो है टाइल्ड फ्लोर और हाँ यहाँ पर हमें राइस हस्क भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि लोथल के लोग राइस का उपयोग करना जानते थे और राइस उनका स्टेपल डाइट था। और इसके अतिरिक्त हमें डॉकयार्ड भी मिलते हैं, डॉक सील्स पर डॉकयार्ड मिलते हैं, शिप भी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से बेबीलोन, मेसोपोटामिया या सुमेरिया यहाँ से वाणिज्य व्यवसाय होता था और यहाँ के लोग वाणिज्य व्यवसाय के लिए वहाँ जाते थे। खास करके इराक, जो आजकल वर्तमान में इराक में पड़ता है, सुमेरिया, बेबीलोन और असीरिया। और यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट फाइंड्स मिला है वो है ज्वाइंट बुरियल, माने एक साथ बहुत सारे लोगों को दफन करने का रिवाज लोथल में पाया जाता था। सुक्ता जंडौर में हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था और ये दक्षिणी बलूचिस्तान का हिस्सा था। यहाँ पर हमें बहुत सारे सील्स मिलते हैं और मेसोपोटामिया और इंडस के लोग एक दूसरे से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए सुक्ता जंडौर बंदरगाह का इस्तेमाल, पोर्ट का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ अरबियन सागर में इंडस के लोग नेविगेशन भी करते थे, माने नौकायान करते थे। और एक इंपॉर्टेंट साइट है धौलावीरा। ये दोस्तों सबसे बड़ा साइट है और इसका जो सबसे यूनिक फीचर है वो है इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये गुजरात के रन क्षेत्र में पाया जाता है, माने कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है और इसको 1985 से 90 के बीच में के.एल. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी और यहाँ पर खुदाई किया गया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट साइट है कोट दीजी को इसको फजल अहमद ने 1953 में इसको खोजा था और यहाँ पर जो है ना व्हील मेड पॉटरी खुदाई में मिले हैं। मैंने ऐसे पॉटरी जिसको कि व्हील से मतलब कि पहिए से, जो आजकल कुम्हार लोग काम करते हैं पहिए पर, उससे बना हुआ पॉटरी बर्तन मिले हैं। और जो इसके अतिरिक्त 5, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 महत्वपूर्ण मदर गॉडेस के टेराकोटा फिगरिन्स भी मिले हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स हमने बताए, इसके अलावा बहुत सारे साइट्स हैं जो कि समय के अभाव के कारण हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान में रंगपुर, आलमगीरपुर, रोपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लगभग 1023 साइट पाए गए हैं पूरे इंडस वैली इलाके में, जिसमें से अभी तक मात्र 97 साइट्स को ही 97 साइट्स को ही एक्सकैवेट किया गया है, मतलब खुदाई किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आकार में अपने कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन मतलब मेसोपोटामियन या इजिप्ट या चाइना, इन तीनों सिविलाइजेशन के जो क्षेत्र थे
उनसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऐसा क्यों? ये सिविलाइजेशन 6,80,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, और इसका जो विस्तार था वो ईस्ट में आलमगीरपुर, ये सहारनपुर में पड़ता है यूपी में, और वेस्ट में सुक्ता, जेंडौर, जो मैंने अभी बताया था, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में ये स्थित है, और ईस्ट में मंडा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और रोपर, पंजाब के जो रोपर का इलाका से ठीक ऊपर में है मांडा, और वेस्ट में भागतव, ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में। तो दोस्तों, इसका जो इलाका है वो बहुत बड़ा है, और लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में ये इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था। अपने समकालीन सभ्यताओं में इसका आकार सबसे बड़ा था। अब दोस्तों आगे चलते हैं। जिम शेफर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर को 3 भागों में बांटा। पहला उन्होंने लिखा रीजनलाइजेशन, ये पीरियड उन्होंने रीजनलाइजेशन में का पीरियड उन्होंने 3300 बीसी टू 2600 बीसी रखा है। इसको प्री हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं इस पीरियड को। और इसके बाद में जो दूसरा पीरियड है जिसको मैच्योर हड़प्पन पीरियड बोलते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है इंटीग्रेशन का। और इसका पीरियड उन्होंने 2600 से 1900 बीसी। और तीसरा जो पीरियड है वो है लोकलाइजेशन। ये जो पीरियड है वो लेटर फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर है, जिसमें कि हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने शुरू हो गया था। और उसका पीरियड है 1900 बीसी से 1300 बीसी। दोस्तों, इस तरह से उन्होंने इसको डिवाइड किया है और 3 भाग में डिवाइड किया है। अब चलते हैं इसके बाद कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी टाउन प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन तो बेबीलोन के सिविलाइजेशन में भी हुआ था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अदर इंपॉर्टेंट साइट्स में किया गया, वो दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा। इस टाउन प्लानिंग का सबसे बड़ी जो खासियत थी वो निस्तार की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, जिससे अभी भी हिंदुस्तान के अधिकांश गांव सफ़र कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा शहर भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे शहर। तो उन्होंने हर घर में उन्होंने कुएं की व्यवस्था किया। कुएं को पानी के निकासी के लिए उन्होंने रोड के साइड से उन्होंने पाइप निकाला, उसमें उन्होंने पोर्ट होल्स रखा ताकि अगर
किसी प्रकार का अवरोध हो तो उस अवरोध को दूर किया जा सके, जिस तरह से अभी नगर पालिका के या नगर निगम के द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने किल बैक्ड ईंट का, ब्रिक्स का निर्माण किया। इसका उपयोग उन्होंने वॉशिंग क्षेत्र में, जहां पर कि उनका बाथरूम होगा, वहां पर इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कालीबंगा में जरूर देखते हैं कि सन बेक्ड, धूप में जो सुखाए जाते हैं ईंट, उसका उपयोग हुआ है। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किल मतलब होता है भट्ठा, भट्ठे से पकाए हुए ईंट का उपयोग हुआ। और इसकी एक और खासियत थी कि ये ईंट आड़े तिरछे नहीं बने हुए थे, बल्कि हम देखते हैं कि एक सिमेट्री था। और सिमेट्री क्या था? 4 इंच गुना 2 इंच गुना 2 इंच, माने इसको जो रेशियो था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, मोटाई का, वो था 4, 2 और 2। इस रेशियो में ईंट बनाए गए थे। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका है, वो इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां जैसे रावी, सतलज, झेलम, घग्गर, इन नदियों का क्षेत्र है। और इसको पंचनद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर माने कृषि, उनकी कृषि क्या थी? तो जैसा कि हमने देखा ग्रेनरी माने भंडार, अनाज भंडार गृह मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, इससे पता चलता है कि उनका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही उन्नत किस्म का था। और एग्रीकल्चर में उनके द्वारा सिंचाई के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि हमें उस पीरियड में कैनाल्स नहीं मिलते हैं। या ये भी हो सकता है कि समय के साथ में कैनाल्स में सिल्टिंग होने के कारण हमें उसका अवशेष अब प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में जो इंडस वैली इलाके का ही एक्सटेंशन है, वहाँ पर सुबता गई या गढ़ी, सुबता गढ़ी, यहाँ पर हमें कैनाल सिस्टम मिलता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हड़प्पन लोग गेहूं माने व्हीट, बार्ले, रागी और पल्सेस, इसकी खेती करते थे। और लोथल में हमने जैसे कि राइस हस्क हमें मिला है, तो इससे पता चलता है कि लोथल इलाके में राइस का या चावल की खेती होती थी। फॉरवर्ड लैंड हमें कालीबंगा में मिला है, मतलब हल की जुताई होती थी और उससे कृषि उत्पादन किया जाता था। तो एग्रीकल्चर में जो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थे वो थे व्हीट, बार्ले, रागी, पल्सेस, ये इंपॉर्टेंट फसल थे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में। और लोथल में राइस, ये कृषि, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे। और इतिहासकारों का ये कहना है कि ये जब वहाँ पर बाढ़ आती थी
और नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी पर जो काफ़ी एलुवियल या काफ़ी उपजाऊ होती थी, उस जमीन पर ये खेती करते थे। तो हम ये निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि वो ब्रॉडकास्ट के द्वारा करते थे, या ब्रॉडकास्ट मतलब जब सीड को हम एक छींट देते हैं, छींटना कहते हैं, जो आजकल भी जो सब्सिस्टेंस खेती होती है नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, वो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स करते हैं, जो हमने ज्योग्राफी के चैप्टर में बताया था। या ट्रांसप्लांटेशन करते थे, जैसे कि आज की जमाने में जो किसान हैं वो राइस का उत्पादन कैसे करते हैं, पहले वो बीज का उत्पादन करते हैं, उसके पौधा बड़ा करते हैं, उसके बाद में वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं। तो हमें इस चीज़ की जानकारी आर्कोलॉजिकल एविडेंस से नहीं मिलती है कि वो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से खेती करते थे या ट्रांसप्लांटेशन करते थे। लेकिन एक बात ये सही है कि जो एग्रीकल्चर उनका बहुत समुन्नत था, उन्होंने सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के कुएं को कंस्ट्रक्शन किया था, उनका निर्माण किया था, जिससे उनकी सिंचाई होती थी। अधिकांश सिंचाई तो उनकी नदियों के द्वारा लाई गई पानी से ही हो जाता था, बाढ़ से ही हो जाता था। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो गेहूं का और बारले का 2 फसल लेते थे, 2 फसल। और मई जून आते आते जब पुनः बाढ़ आने का खतरा होता था, बारिश का समय आ जाता था, उस समय तक इनका फसल पक करके हार्वेस्टिंग हो जाता था। तो इस तरह से एक उन्नत कृषि के आधार पर ही और सरप्लस के आधार पर ही अर्बन सेंटर का या अर्बनाइजेशन हो सकता है। तो इससे जिस तरह से हमने टाउन प्लानिंग में देखा है कि जिस तरह से उन्होंने साइंटिफिक ढंग से टाउन का निर्माण किया, अर्बनाइज किया, और ग्रेनरी का निर्माण हमने हड़प्पा में 6 जगह देखा, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्न भंडार देखा जो हमें खुदाई से मिला है। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता था। इसके अतिरिक्त जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दोस्तों हड़प्पन्स को बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जानकारी थी, उन्होंने बहुत सारे जानवरों को पालतू बनाया था, जो हमें सील्स से जानकारी मिलती है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉग्स, कैट्स, हम्प एंड बुल, जिसके सील्स हमें मेसोपोटामिया में भी मिले हैं, और इसके अतिरिक्त ऑक्सेस, एलिफेंट्स, की जानकारी भी उन्हें थी, लेकिन हॉर्स की जानकारी उनके पास नहीं थी। जो हम बाद में हम देखते हैं कि सुक्ता जंडौर जो क्षेत्र है जिसके बारे में बता चुका हूँ, वहाँ पर उसके रेमनेंट्स पाए गए हैं, लेकिन वो बाद का फेज है। शुरू के जो मैच्योर फेज है उसमें, और ख़ास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और जो सेंट्रल इलाका है उसमें उन्हें हॉर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे सील्स पर जो पशुपति महादेव, जिसको कि प्रोटो शिवा भी बोलते हैं इतिहासकार, उसमें जो बताया गया है उसमें 4 एनिमल का चर्चा दिखाया गया है। पहला एलिफेंट, दूसरा और नीचे में एक यौगिक मुद्रा में स्टैच्यू, जो जिसको कि पशुपति बोलते हैं, उनके पैर के पास में
2 डियर माने हिरन भी दिखाए गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडस पीपुल के पास में एलिफेंट्स की जानकारी थी, टाइगर के बारे में वो जानते थे, बफलो मतलब भैंस को जानते थे, रीनो को जानते थे, और डियर मतलब हिरन के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। और खेती का जो सिस्टम था वो ब्लॉक से मतलब ऑक्सेस से होता था और प्लोइंग के माध्यम से होता था। तो इसका मतलब उनको हल के बारे में भी जानकारी था, प्लॉ। लेकिन ये प्लॉ का जो प्लॉ शेयर था, जिसको फरो बोलते हैं, वो क्या था? तो इतिहासकारों का मत है कि प्लॉ शेयर प्लॉशेयर जो है ना, वो या तो वुडन था, लकड़ी का बना हुआ था, या ब्रॉन्ज उसमें लगा रहता था। तो क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है? ब्रॉन्ज एज कल्चर। ब्रॉन्ज एज कल्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर प्लस टीन, ये जब दोनों को मिलाएंगे तो आपको ब्रॉन्ज मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज कल्चर। या जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। तो दोस्तों कल्चर क्या होता है? डिस्टिंक्ट distinct objects found in a specific area over a period of time, this is called culture. अब हड़प्पा के संदर्भ में हड़प्पन कल्चर का डिस्टिंक्ट कल्चर क्या है? तो इसमें जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, सील्स या बीड्स या बुरियल्स या ब्रिक्स, जो मैंने बताया कि ब्रिक्स आपको दूसरे सभ्यता में इस टाइप का नहीं मिलेगा, या जो पॉटरी डिस्टिंक्टिव फीचर है, या जो स्क्रिप्ट, या हड़प्पन्स के वेट्स एंड मेजर्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, या जो ड्रेनेज सिस्टम मैंने अभी बताया, ये आपको ड्रेनेज सिस्टम और कहीं भी कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम, और स्टोरेज, मैनी स्टोरेज बिल्डिंग्स, तो ये सारे डिस्टिंक्टिव फीचर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। इसीलिए ये हड़प्पा कल्चर के, इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पन कल्चर, क्योंकि ये जो कल्चर है वो डिस्टिंक्टिव है, स्पेसिफिक है, और पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया में, जो एरिया मैंने आपको बताया, आप देखेंगे कि जो 6.5 लाख से लेकर 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो ये सभ्यता फैला हुआ था,
कमोवेश जो मैच्योर फेज जो हड़प्पन फेज है उसमें देखेंगे कि कमोवेश ये सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स आपको मिलेंगे। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर कहते हैं। अब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हड़प्पा के लोग समुद्र के रास्ते से और इनलैंड ट्रेड में भी दोनों प्रकार के ट्रेड करते थे और ये सील्स जगह जगह पर पाए गए हैं। हमें नहीं मालूम है कि उनके द्वारा किस प्रकार के करेंसी का उपयोग किया जाता था, लेकिन हम ये जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने या उनके फैमिली मेंबरानों ने सील्स का उपयोग किया था। इतिहासकारों का मत है कि इस सील्स का उपयोग उन्होंने करेंसी के रूप में किया हो और इसके अतिरिक्त बार्टर सिस्टम भी लागू हो। तो ट्रेड और कॉमर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्पेरिटी पर था, टाउन का निर्माण हो गया था, लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, तो इसलिए ट्रेड और कॉमर्स, वाणिज्य और व्यवसाय दोनों ही समुन्नत किस्म का था। इसके अतिरिक्त अब देखते हैं कि क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज क्या था। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय में जो हमें स्पिंडल होल्ड्स मिले हैं, ये जो है वो बुनाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि वो वहां पर वीविंग इंडस्ट्री काफी डेवलप था और इसके अलावा जो पॉटरी का निर्माण, पॉटरी माने व्हील मेड पॉटरी होता था, व्हील मेड पॉटरी मिला है। और इन पॉटरी में सबसे जो बड़ी बात है कि उस पर इंस्क्राइब रहता था, मतलब जो है जो स्क्रिप्ट जो है इंस्क्राइब रहता था। इसको ग्लेज भी किया गया था, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और रेड या ब्लैक एंड रेड पॉटरी काफी मात्रा में मिले और इन पोटरियों पर सबसे पहले उस पर लिखाई जाती थी और उसके बाद में उसको पकाया जाता था। तो जो उस पर जो इंस्क्रिप्शन जो है जो उन्होंने, जो पॉटर्स ने, जो कुम्हार ने जो उन्होंने लिखा, वो पक्का हो जाता और उसको पॉटरी को चमकाने के लिए उसको विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते थे जिससे कि वो ग्लेज हो जाए, जिसको ग्लेज्ड बोलते हैं। इन पॉटरियों का उपयोग खाने पीने के लिए बर्तन में उपयोग होता था और इसके अतिरिक्त जो है उसको कमर्शियल यूज भी किया जाता था, ताकि एक लग्जूरियस आइटम्स के रूप में भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और उसको बेचा जाता था। तो जो क्राफ्ट्स काफी डेवलप था, जैसे मैंने वीविंग का बताया। आयरन स्मिथ नहीं था क्योंकि आयरन वहां वो जानते ही नहीं थे। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के ज्वेलरीज का भी वो निर्माण करते थे और इसके लिए वो अलग अलग जगह से पत्थर मंगाते थे, जैसे कि लेपिस लजोली एक कीमती पत्थर है, टॉर्क्वाइज, अगेट, जैस्पर, टीन तो वो अफगानिस्तान से मंगाते ही थे और कॉपर के साथ में टीन को मिला के वो ब्रॉन्ज बनाते थे। तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों का जो बहुमूल्य पत्थर है वो जगह जगह से मंगा करके उसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बीड्स और सील्स बनाने में उसका उपयोग करते थे।
इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेट्स एंड मेजर्स। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हड़प्पन लोग वेट्स के मामले में और मेजर्स के मामले, नापतोल के मामले में बहुत ही पर्टिकुलर थे, और जो उनका जो माप करने का अंदाज था वो नियर एंड नियर लगभग आज के ज़माने के माप से ही मिलता जुलता है। जैसे कि 13.2 इंच बराबर 1 फीट, आजकल 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो 1.2 इंच का ही बढ़ोतरी उस जमाने के हिसाब से। इसके अलावा उन्होंने डेसिमल और सेक्सा डेसिमल पद्धति का भी उपयोग किया, और जो उनका जो गुणक होता था वो था 2, 4, 8, 16, इसी तरह से इसी गुणक में वो काम करते थे। एक जो तौल का जो पद्धति था वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो आजकल के ज़माने में भी मैट्रिक पद्धति अपनाने से पहले हमारे देश में चलता था, कि जैसे छटाक और शेर, तो 16 छटाक बराबर 1 शेर, ये हाल तक अपने देहाती क्षेत्रों में चलता था। 1954 से पहले देश में चलता था। ये जो नापने का जो तरीका था वो हड़प्पन लोग को 16 छटाक बराबर 1 शेर होता है, ये जानकारी उनके पास में थी। दोस्तों अब हम चलते हैं ड्रेस पर। हम नहीं जानते हैं कि वो किस प्रकार के ड्रेस पहनते थे, क्योंकि बहुत सारे जो सर्वाइवल्स हैं वो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमें स्पिंडल होल्स मिला है, और कपास की खेती वो जरूर करते थे, जो मैं कहना मैं भूल गया था। और बेबीलोन के लोग हिंदुस्तानी को, इंडस वैली लोगों को मेलुहा बोलते थे, मतलब इंडस वाले इलाके को मेलुहा, माने मेलुहा वो बोलते थे। और उनके, चूंकि उनका जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हो चुका है और इतिहासकार उसको पढ़ सकते हैं, तो मेलुहा जो है वो कॉटन के लिए प्रसिद्ध था, ऐसा बेबीलोनियन रिकॉर्ड्स में उपलब्ध है। तो इससे पता चलता है कि, और स्पिंडल होल्स हमें मिला ही है, तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली के लोग उस जमाने में कपड़े, ड्रेस का उपयोग करते थे। और इसके अलावा वो ऑर्नामेंट्स, विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट्स, मतलब श्रृंगार के साधन भी उपयोग में लाते थे। जैसे कि हमें बहुत सारे हमें इसकी जानकारी मिली है कि वो कमर में कमरबंद ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे, अंगूठी पहनते थे। महिलाएं अपने आँखों में आईलाइनर का इस्तेमाल करती थी, लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करती थी, और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के साज सज्जा के सामान जैसे नेकलेस का इस्तेमाल वो करती थी, जो हमें ब्रॉन्ज का जो डांसिंग गर्ल्स एक्सकैवेशन में मिला है उसमें वो नेकलेस पहनी हुई है। तो इस तरह से वो पुरुष और स्त्री दोनों ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे, गहनों का इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि उनका रिलीजन क्या था, उनके बिलीफ सिस्टम क्या थे। तो चलते हैं, देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीर्ष पर हमें पशुपति का फिगर मिलता है, स्टैचू मिलता है। इसके 3 चेहरे हैं और इसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में एलिफेंट, बफलो, रिनो, टाइगर, बफलो
और ये चारों जो जानवर हैं वो एनिमल्स वो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। और पशुपति जो सील है उनके नीचे में, स्टैचू के नीचे में 2 डियर हैं जो मैं अभी बता चुका हूं। कुछ इतिहासकारों ने इसको प्रोटो महादेव कहा है, प्रोटो शिवा कहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो हमें इसकावेशन से जो रिलीजियस बिलीफ के बारे में मिला है वो मदर गॉडेस के बारे में। मदर गॉडेस अब मोहनजोदड़ो में या कोत दीजी में हमें मदर गॉडेस के सील्स मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो मदर गॉडेस के पुजारी थे, वर्शिपर्स थे। और इसके अतिरिक्त हमें फेलस वर्शिप के बारे में पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे सील्स में जो महिलाओं के और पुरुषों के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में चिन्हित किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो इंडस के लोग भी फेलस वर्शिप या सेक्स ऑर्गन्स को पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पन्स जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। और दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की क्या विशेषता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्रेड ट्री होता है उसको पीपल ट्री कहा जाता है। और इसी पीपल ट्री में के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया। तो हम देखते हैं इसके अतिरिक्त जो उनका जो बुरियल सिस्टम था, जो लाशों को वो किस प्रकार से दफनाते थे, तो हमें 2 प्रकार के दफनाने का सिस्टम मिला है। पहला, जब वो लाश को दफन करते थे तो सबसे पहले वो पीट खोदते थे, मतलब गड्ढा खोदते थे, उसको चारों तरफ उसके दीवार को ब्रिक से उसको घेरते थे। और उसके बाद में उसमें लाश को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा जाता था। कुछ जगह उन्होंने कॉफिन्स का भी इस्तेमाल किया है, कुछ जगह बिना कॉफिन्स के इस्तेमाल किए हुए उस पीट में गड्ढे में वो डालते थे। और एक बात और मार्के की चीज है कि जब भी लाश को डाला जाता था तो उनका सर नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ में होता था, और पैर साउथ में, हेड नॉर्थ में और फीट साउथ में, और एक्सटेंडेड पोजीशन में। और दोस्तों आज भी हिंदुओं में ये प्रचलन है कि जब भी लाश को चिता पर जलाई जाती है, आजकल बुरियल हिंदू नहीं करते हैं, उगाड़ते नहीं हैं, लेकिन कुछ मामलों में वहाँ पर क्रिमेशन के भी सबूत मिले हैं, लेकिन वो ज़्यादा तादाद में नहीं है। अक्सर वो क्रिमेशन जो है वो बुरियल के माध्यम से करते थे, क्रिमेशन नहीं करते थे, बुरियल्स करते थे, उन्हें जमीन में लाश को दफनाते थे। लेकिन जो इनका जो बुरियल प्लेस होता था वो टाउन से बाहर होता था। जबकि हम बेबीलोनिया में क्या देखते हैं, बेबीलोनिया में हम देखते हैं कि लाशों को वो अपने घरों में ही दफना देते थे। तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है कि जिस तरह से बेबीलोनिया में हम देखते हैं जुगर नॉट, अब ये जुगर नोट क्या होता था? ये एक विशाल हाई पेडेस्टल होता था, प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था। और बेबीलोनियन की सोच ये थी
कि ईश्वर जो है वो आकाश में रहते हैं, मतलब अंतरिक्ष में रहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर रखा जाता था गॉड को, और इसीलिए जुगरनॉट बनाया जाता था बेबीलोनिया में। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने जुगरनॉट जो बेबीलोनिया में देखा, या टेम्पल, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो हम विशालकाय जो पिरामिड्स देखते हैं, इस तरह का जो गाइगेंटिक जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें इंडस सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत में कोई टेम्पल का अवशेष नहीं मिलता है। एक चीज और है, और वो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट, लाइफ आफ्टर डेथ का जो थ्योरी है, उसके तहत में इंडस पीपुल भी जब लाश को दफनाते थे तो उसके साथ में रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाले सामान भी लाश के साथ में दफन करते थे, और उनका ये सोच था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसके तहत में अगर लाश की आत्मा को जब भूख लगेगी तो वो उसमें से सामान का उपयोग करेगा। यही सोच इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोगों की थी और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के लोगों की थी, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ। गेम्स क्या था? तो जैसे हमें जो फाइंड्स मिले हैं उससे हमें दो चीज़ के बारे में पता चलता है। पहला, गैमलिंग माने जुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जुआ खेलते थे, और आज भी हिंदुस्तान के लोग जुआ खूब खेल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त वो चेस खेलते थे, और हिंदुस्तान में आज भी ये बहुत ही लोकप्रिय खेल है। तो ये दोनों खेल जो है ना इनका, इसके अलावा इनका जो पास टाइम होता था वो था हंटिंग, शिकार करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का संपर्क बेबीलोनिया या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से सतत जारी रहा। हमें हड़प्पन कल्चर के बहुत सारे सील्स वहाँ के शहरों, जैसे नूपुर शहर है उसका, या किस, या सुमेरिया के शहरों में, बेबीलोनिया के शहरों में यह मिलता है। तो इससे पता चलता है कि दोनों में आपस में व्यापार चलता था। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि बेबीलोनिया के लोग हिंदुस्तान के या इंडस वैली पीपुल को के रहने वाले देश को मेलुहा बोलते थे। तो इस तरह से इंडस पीपुल का मेसोपोटामिया के, सुमेरिया, बेबीलोनिया के शहरों से इनका जीवन संपर्क अरेबियन सागर के माध्यम से था, और ये आपस में वाणिज्य व्यवसाय करते थे। और इसके लिए ये लोथल बंदरगाह और सुक्ता जंडोर बंदरगाह का उपयोग करते थे। इसके बाद अब सवाल उठता है कि इनका स्क्रिप्ट क्या था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे लिए ये दुख का विषय है कि स्क्रिप्ट को हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो, जैसे हम्मुराबी कोड के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर कर लिया गया। जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसको खोज लिया गया है। तो इससे स्क्रिप्ट के डिसाइफर करने से हमें इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी इतिहासकारों को और आम जनता को मिलती है। लेकिन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इन लोगों ने बहुत सारे सील्स पर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। लगभग हमारे पास में 27,000 से ज़्यादा सील्स हैं जो कि इंस्क्राइब्ड हैं, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ने में सफल नहीं हुए। लेकिन दो तीन चीज़ें जो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इंडस वैली पीपुल स्क्रिप्ट में
दाहिने से बाएं और फिर बाएं से दाहिने स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे। और इनका जो स्क्रिप्ट होता था वो लोगो सिलेबल। लोगो सिलेबल मतलब क्या होता है? एक वर्ड के लिए एक स्क्रिप्ट। वन स्क्रिप्ट फॉर वन वर्ड। इसके अतिरिक्त अगर वो कंटिन्यूअस लाइन में चलते थे, मतलब एक लाइन लिखा फिर दूसरा लाइन लिखा, तो उसमें वो क्या करते थे? इसको बोलते थे ब्रोस्टोफेडन। अगर मान लीजिए एक लाइन उन्होंने लिखा लेफ्ट से राइट, लेफ्ट है ये, राइट है, तो फिर दूसरी लाइन वो राइट से लेफ्ट की तरह लिखते थे। इसको बोलते हैं, ये आपको पीटी में पूछ सकता है, ब्रोस्टो फेडन, इसको बोला जाता था कि लेफ्ट से राइट और फिर अगर दूसरा लाइन लिखना हुआ तो राइट से फिर लेफ्ट। ब्रोस्टोफेडन इस पद्धति को बोलते हैं। हड़प्पन लोगों ने बहुत सारे पॉटरी पर उन्होंने पहले लिखा, स्क्राइब किया और उसके बाद में उसको पकाया और बेक किया, और तो वो जो लिखावट है वो पक्की हो गई है। लेकिन जब तक हमें स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाते हैं तब तक हम 100% इस सिविलाइजेशन के बारे में नहीं कह सकते हैं। हमारा जो हमने अभी तक आपको बताया वो सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ। तो बहुत सारे हिस्टोरियन का ये कहना है कि डिक्लाइन ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट आर द रीजंस? जैसे मैंने बताया कि गॉर्डन चाइल्ड या पिगॉट इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि ये आर्यन इन्वेशन के कारण हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई सिमेट्री H जो उन्हें हड़प्पा में मिला और जो स्कल्स, जो फ्रैक्चर्ड स्कल्स मोहनजोदड़ो में मिले हैं, उससे उन्होंने एक कंजेक्चर अनुमान किया कि चूंकि आर्यन्स लोग इसके जस्ट बाद आए, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया था, मतलब 1900 BC से उनका डिक्लाइनिंग फेज शुरू होकर के 1300 BC तक उनका पीरियड है, लेट हड़प्पन पीरियड। और जो इतिहासकारों का मत है कि जो ऋग्वेदिक पीपुल या वैदिक पीपुल जो आए थे, जिसको आर्यन भी कहते हैं, वो आर्यन 1500 BC के लगभग में हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में विस्तार से बताया। उनका ये कहना है, गॉर्डन चाइल्ड का और पिगॉट का, कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो ये है, जैसे रॉबर्ट राइकस, इनका यह कहना है कि वहां पर अक्सर भूकंप हुए और भूकंप के कारण से जो वहां का जो लैंड फॉर्म है वो पूरी तरह से बदल गया, जमीन ऊसर हो गया और खेती नहीं की जा सकती थी। इसीलिए इस सभ्यता का अवसान हुआ। एम व्हीलर का कहना है, एम व्हीलर इतिहासकार, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
और इंडस वैली सिविलाइजेशन पर उनकी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हुई है। उनका ये कहना है कि ये इस सभ्यता का विनाश आर्यंस के द्वारा किया गया और इसका रीजन ये था कि जो इंडस पीपुल थे वो पीस लविंग पीपुल थे, वो घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके जो बहुत सारे एक्सकैवेशन में हमें घातक हथियार नहीं मिले हैं और आर्यंस के पास में मोबिलिटी था। तो इस कारण से उन्होंने इंडस पीपुल को पराजित करके वहाँ पर अपनी सत्ता सप्त सिंधु इलाके में उन्होंने सत्ता स्थापित किया। और जो हड़प्पा के लोग थे वो वेस्टवार्ड, ईस्टवार्ड और साउथवार्ड तरफ गए। और इसके कारण से कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो इंडस पीपुल थे वो बेसिकली द्रविडियन मूल के थे। और जैसा कि मैंने अभी स्क्रिप्ट के बारे में बताया, तो बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि जो इंडस पीपुल का जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली द्रविडियन इन स्ट्रक्चर है, हालांकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जो नदियों की धारा बार बार बदलने से और बाढ़ आ जाने से इस सभ्यता का विनाश हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप मोहनजोदड़ो की सतह को आप देखेंगे तो आपको पता लगा कि 7 लेयर्स है। ये 7 लेयर्स समय समय पर बाढ़ आने से और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से विभिन्न प्रकार के लेयर बनते गए और इस तरह से 7 लेयर्स जो है मोहनजोदड़ो में इसकी ऊंचाई है। तो इसका मतलब हुआ इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि बार बार बाढ़ आने से, नदियों की धारा बदलने से वहाँ के लोगों का जीवन संकटापन्न हो गया, परेशानी हो गई और इसके कारण से उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया और दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गए। तो जिससे इस सभ्यता का अवसान हो गया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है वाल्टर फेयर सर्विस। इनका जो मत है वो ये है कि जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया और वो इकोलॉजिकल जो वातावरण में जो असंतुलन पैदा हुआ उसके कारण से इस सभ्यता का नाश हुआ। अब वातावरण में इम्बैलेंस कैसे हुआ, तो उनका कहना यह है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया। डिफॉरेस्टेशन, जो मानसून का रूट था, जो साउथ वेस्ट मानसून का जो रूट था उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आया और वो इलाका छूट गया मानसून के जो उसका जो लाइन है उससे, जिसके कारण से यहाँ पर सूखा अकाल पड़ने लगा। नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई, उर्वरा शक्ति घट गई। तो जिसके कारण से वहाँ पर उत्पादन या जमीन की उत्पादकता उतना नहीं रहा जो एक अर्बनाइज कल्चर को सपोर्ट करता और इसके कारण से इस सभ्यता का अवसान हो गया। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए ईस्टवार्ड की तरफ, मतलब यूपी की तरफ, ईस्ट पंजाब हरियाणा यूपी की तरफ और इधर महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात की तरफ लोग गुजर बसर करने के लिए चले गए। तो जिसके कारण से ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के मत डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिए गए हैं। हम किसी एक मत के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय के जो रिकॉर्ड हैं, जो स्क्रिप्टेड रिकॉर्ड हैं, जो इंडस वैली पीपुल ने सील्स पर लिखे हैं, कॉपर पर लिखे हैं, पॉटरी पर लिखे हैं, वो सब रिकॉर्ड्स हम चूंकि पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए हम निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, कंजेक्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, आपको कैसा लगा
इसके बारे में हमें बताइए, अपना सजेशन दीजिए। आपके सजेशन को मैं ज़रूर अगले वीडियो में रखूँगा। थैंक यू वेरी मच।